किसी दूर गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रघुनाथ दान पुण्य में गहरी आस्था रखता था और हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। उसके पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, मगर दान करने में वह कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन सुबह सुबह रघुनाथ खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूं, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए, मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। अरे इतने से पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग लूंगा, तुम खा लो बेटा। नहीं काका, यह खाना आप खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, रात में मैंने खा लिया था। इतना कहकर रघुनाथ अपनी थाली भिखारी को दे देता है। भिखारी बहुत भूखा था और भोजन के बाद आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानी कहाँ मिलते हैं, तेरा भला हो। भिखारी चला जाता है। रघुनाथ भूखा था। जब वह बर्तन में देखता है तो उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। चलो, किसी का तो पेट भर गया, मुझे सुकून है। अब कुछ काम देखता हूं, कुछ तो खाने का बंदोबस्त हो ही जाएगा। इतना कहकर रघुनाथ घर से निकलता है। तभी उसे देखकर विनोदलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेला ही उठा रहा हूं, अब भी रघुनाथ को बुलाता हूं। तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है ये भी। ओ रघुनाथ भैया, सुनो जरा भैया, इधर आओ। अरे क्या हाल चाल है विनोद भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ, अभी खेतों से 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद भी हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर विनोदलाल रघुनाथ से बहुत सारी बोरियां खेतों से घर पर रखवाता है। लेकिन रघुनाथ बहुत भूखा था और उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद विनोदलाल रघुनाथ से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया रघुनाथ भाई, अगर तुम ना होते ना तो ये बोरियां ढोते ढोते मुझे रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद रघुनाथ थक जाता है। अब वो राजू लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी की रोने की आवाज आ रही है। रघुनाथ नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि इसका पड़ोसी मुरली अपनी पत्नी को पीट रहा होता है। अरे अरे मुरली, तुम अपनी पत्नी को क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बोलने वाला? देख मुरली, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं ये अच्छा है क्या? अरे रघुनाथ बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह सुशीला से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे ओ बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर मुरली फिर से अपनी पत्नी सुशीला को मारने लगता है। लेकिन रघुनाथ से ये सब देखा नहीं जाता और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। ये देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। अरे बिल्कुल सही किया बेटा, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे रघुनाथ भाई, तुमने बिल्कुल सही किया, इसे तो मार मार के गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं मिले ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहां से।
और अगर तूने अगली बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना, तो तुझे थाने में डलवा के अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत रघुनाथ से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप हो, ना कि वो सज्जन सिंह। अरे क्या बात कही है तुमने? ये बात तो काफी समय से मैं मेरे दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल रघुनाथ भाई, गांव का सरपंच बनिए, गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात, तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। रघुनाथ हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग रघुनाथ को गांव का अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या इस रघुनाथ की इतनी हिम्मत, खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो रघुनाथ ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना रघुनाथ आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे कि उसके रास्ते का कांटा रघुनाथ इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग रघुनाथ को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़ी ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो रघुनाथ को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन तो अच्छा मिलेगा, और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा कर मुझे गांव का कार्यभार संभालने का मौका दिया है, और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे, क्योंकि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच सज्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि नए सरपंच रघुनाथ ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर रघुनाथ से सवाल पूछते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया, और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। रघुनाथ बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है गौरी चाची। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ, तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब रघुनाथ को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब किया धरा तो उन्हीं का था। अब गांव से निकलने के बाद रघुनाथ दुखी हो जाता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, तो फिर जरूर ये सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अब सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सज्जन सिंह को अपना सरपंच मानने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें रघुनाथ धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, लेकिन रघुनाथ का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वो 2 आदमियों को बात करते हुए सुनता है, जो रघुनाथ के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मालिक, मैंने 2 लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है।
वो दोनों रघुनाथ के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में रघुनाथ ने आत्महत्या कर ली है, और ये करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, ये बात तो गांव वाले भी जानते हैं ना। जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो जंगल में बातें कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत मतलबी है। रघुनाथ ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि रघुनाथ ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी पूरा यकीन हो गया था कि रघुनाथ ने आत्महत्या कर ली है। कुछ दिनों बाद रघुनाथ सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख, जरा कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने रघुनाथ है, मतलब रघुनाथ का भूत। मालिक, ये रघुनाथ का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहां से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे तो 2 बच्चे हैं और बीवी है। सरपंच का नौकर इतना कहकर दुम दबाकर भाग लेता है। रघुनाथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरवतर हो गया। वही रुक जा, रघुनाथ के भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच कबूलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही सारे गांव वालों को इकट्ठा कर सबके सामने सच कबूलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, ना कि रघुनाथ ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने हैं। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर रघुनाथ को सरपंच बना दिया और उससे माफी मांगी कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।